नमस्कार दोस्तों। सोच अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेज शुरुआत में सिर्फ एक छोटे से व्यापारी थे। हाँ, वो व्यापारी जो मसाले और कपड़े खरीदने आए थे वही आगे चलकर पूरे भारत के मालिक बन गए थे। लेकिन सवाल ये आखिर कैसे कंपनी जिसने दरबारों में सिर झुकाकर इजाजत मांगी थी वही बाद में बादशाहों को गद्दी से उतारने लगी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कहानी जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हकीकत में समुद्री लुटेरों का एक समूह था। वो ब्रिटिश समुद्री लुटेरे जो पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटा करते थे। ये जो इंग्लैंड है जिसने भारत पर 200 साल तक राज किया था, 15वीं शताब्दी के अंत तक इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का मात्र 3% माल यहाँ पर तैयार होता था। राल्फ फिच और जेम्स लंकेस्टर जो कि दोनों ही ब्रिटिश समुद्री लुटेरे थे ने करीब 120 लोगों को साथ लेकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोली थी, जिसमें इन सब ने 70,000 पाउंड मिलाकर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी को स्टेबलाइज किया था, जिसका काम था मसालों की ट्रेडिंग करना। इन्होंने वहां की रानी एलिजाबेथ से पूर्वी एशिया में जाकर व्यापार करने के लिए चार्टर प्राप्त कर लिया और 1601 में रेड ड्रैगन जहाज पर सवार होकर पहली व्यापारिक यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में पुर्तगाल केरेक साउथ थाम जिसके जहाज में 1200 टन काली मिर्च और दूसरे मसाले थे को लूट लेते हैं और इंडोनेशिया में आकर इसी लूट के माल से 2 फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, एक जावा में और दूसरी मोलुकास में। पर यहाँ इनके सामने 2 मेजर चुनौतियां थी, एक पुर्तगीज और दूसरे स्पेनिश ट्रेडर जो इनसे पहले यहाँ व्यापार कर रहे थे और मसालों की ट्रेडिंग में इनसे बड़े और पुराने ट्रेडर थे। साथ ही इनके पास पैसा भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा था, साथ ही इनकी खुद की प्राइवेट आर्मी भी थी। तो यहाँ इन इंग्लिश व्यापारियों को एहसास हो जाता है कि इन पुर्तगीज और स्पेनिश व्यापारियों से कंपटीशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये मसालों की ट्रेडिंग में पुराने व्यापारी है, साथ ही इनके पास रिसोर्सेज हमारे से भी ज्यादा है, तो कोई खास प्रॉफिट यहाँ से नहीं कमाया जा सकता है। इसलिए वापिस 1603 ईस्वी में ब्रिटेन आ जाते हैं किसी और रीजन में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। फिर इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है। रिसोर्सेज से इन्हें मालूम चलता है कि इंडिया में मसालों और साथ में कपड़े और रेशम का बहुत बड़ा मार्केट है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहाज लेकर पहली बार इंडिया में आते हैं और अपने जहाज को गुजरात के सूरत बंदरगाह पर रोकते हैं। उस समय इंडिया में मुगल एम्पायर की हुकूमत थी। ये जो अंग्रेज है अच्छी तरह से जानते थे कि मुगल एम्पायर की सेना काफी बड़ी है, तो इनसे लड़के काम नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि इनसे दुश्मनी लेने के बाद इंडिया में व्यापार करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस, ये उस समय के मुगल एम्पायर जहांगीर से मिलने आगरा के लिए निकलता है। काफी दिनों की यात्रा के बाद ये आगरा पहुंच जाता है और जहांगीर से मिलके उन्हें सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगता है, लेकिन जहांगीर मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगीज व्यापारियों की फैक्ट्रियां स्टेबलाइज थी और उनसे इन्हें काफी अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज होता है कि मुगल टेरिटरी में व्यापार करना आसान नहीं है, क्योंकि मुगलों का पुर्तगीज से काफी अच्छा संबंध था। तो ये पुर्तगीज किसी भी कंपटीटर को इस टेरिटरी में व्यापार नहीं करने देंगे। तो ये व्यापार करने के लिए इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं कि कहीं तो इन्हें व्यापार करने की परमिशन मिल जाए और ये अपनी फैक्ट्री खोल सके। साल 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जाकर रुकता है। उस समय वहाँ के रूलर मोहम्मद कुतुब शाह थे, तो ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और जैसे तैसे उन्हें मना लेते हैं। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्टेबलाइज करती है। अगले कुछ साल में कंपनी यहाँ से ट्रेडिंग करती है और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग जाती है। ये और भी कई फैक्ट्रियां खोलती है और सीधे सीधे जो मसालों के दूसरे ट्रेडर थे उनसे कंपटीशन या यूं कहे तो उनके बराबर बिजनेस प्रॉफिट गेन करने लग जाती है। अब आगे ब्रिटिश साल 1612 में वापस सूरत के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बार ये अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ के निजाम सरदार खां के पास भेजते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो अब तो हमें यह व्यापार करने की अनुमति दे देवे। पर सरदार खान इन्हें पुर्तगीज के इशारों पर बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सूरत से कुछ दूरी पर स्वाली बंदरगाह पर ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच जंग शुरू हो जाती है, जिसमें ब्रिटिश पुर्तगीज ट्रेडर को हरा देते हैं। इसे बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है। इसी दौरान इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। किंग जेम्स I इंग्लैंड के नए रूलर बन जाते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किंग से रिक्वेस्ट करती है कि आप किसी रॉयल डिप्लोमेट को बादशाह के पास भेजो बिजनेस की परमिशन लेने के लिए। और साल 1615 में किंग जो थे वहाँ के सर थॉमस रा को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बादशाह के पास आगरा भेजते हैं। तो ये जो थॉमस रा थे बादशाह के लिए काफी महंगे और इम्पोर्टेंट गिफ्ट लेकर जाते हैं। इस बार ये बादशाह को मना लेते हैं सूरत में व्यापार करने के लिए, और इसकी एक वजह ये भी थी कि बैटल ऑफ स्वाली में ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगीज ट्रेडर को हरा दिया था, जिससे उनका इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया था। बादशाह एक फिक्स रेवेन्यू जो ये कंपनी उन्हें देने वाली थी के बदले एक रॉयल ऑर्डर इश्यू करते हैं
जिसमें कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन देते हैं और साथ ही इन ब्रिटिश पर इतने मेहरबान हो जाते हैं कि कुछ टेरिटरी पे तो बस इन्हें ही व्यापार करने की इजाजत मिलती है और इस तरह से फाइनली कंपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल लेती है। अगले कुछ सालों में देश के और भी हिस्सों में जैसे मद्रास, अहमदाबाद, आगरा, पटना और मुंबई में अपनी फैक्ट्रियां खोल देती है। इनका जो बिजनेस था वो पहले से भी काफी अच्छा चलने लग जाता है। अब ये कंपनी मसालों के अलावा कॉटन, टेक्सटाइल, रेशम, साल्ट और ओफियम में भी ट्रेडिंग करने लग जाती है और काफी मोटा मुनाफा कमाने लग जाती है। मार्केट में यूं कहो तो इनकी मोनोपोली चलने लग जाती है। फिर जो ये कंपनी के आदमी अपने राजा किंग जेम्स वन के पास जाते हैं और उन्हें पहले से भी ज्यादा पावर इश्यू करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि हमें कुछ और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रोवाइड करें ताकि हम इस बिजनेस को और ज्यादा फैला सके। तो ये जो किंग थे ये खुद की करेंसी बनाने का, खुद का जुडिशियल एक्वायर करने के और साथ ही खुद की टेरिटरी एक्वायर करने, यहाँ तक कि खुद की प्राइवेट आर्मी बनाने तक की रॉयल परमिशन दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आगे कई दशकों तक इन्हें जहाँ भी प्रॉफिट दिखता है अपनी फैक्ट्री वहाँ स्टेबलाइज करने लग जाती है और इंडिया में अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है। ये जो कंपनी है जिसका मकसद अब सिर्फ व्यापार करना ही नहीं था, इसके एम्बिशन काफी बड़े थे। इसने बड़े ही साथे तरीके से भारत के मार्केट पर अपनी मोनोपोली बना ली थी। अब ये किसी तरह भारत पर राज करने के मंसूबे देखने लग जाती है। आगे की वीडियो में आपको बारी बारी से बताऊंगा कि किस तरह से इस कंपनी ने मुगल, मराठा और अलग अलग राजाओं को बड़े ही साथे तरीके से मात देकर भारत पर रूल कर लिया था। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।